हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ में किसी अन्य अदर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट का क्लास 12 की, तो आप कर सकते हैं। जो लेसन आपके सिलेबस में है उसका कर सकते हैं। उसके अलावा जो लेसन आपके सिलेबस में नहीं है आप कमेंट करके बताइएगा, उसका वीडियो हम आपको बना के प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो लेसन चल रहा है, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन, ये यूपी बोर्ड का छठा लेसन है। तो इस छठे लेसन में हमने जो है, देखिए हाइलो एल्केन क्या होते हैं, इनको बनाने की विधि, इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तथा इनके जो कुछ यौगिक ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, फ्रेयान क्या है या एथिल ब्रोमाइड क्या है, इन सबको बनाने की विधि, इनके गुणधर्म और उपयोग क्या है, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में चर्चा किया है। और साथ में जो है हाइलो एरीन क्या होते हैं, हाइलो एरीन के इनको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि क्या है इनकी, और इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। आज इस लेक्चर्स में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है डीडीटी। पहली बात तो ये हाइलो एरीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ये रिएक्शन आप बता सकते हैं। दूसरी बात, एग्जाम में खूब नंबर लगा के जो है अक्सर ये पूछा गया है कि डीडीटी से आप क्या समझते हैं और इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, या डीडीटी बनाने की विधि बताओ। यानी कुछ भी तरीके से कुल मिलाकर डीडीटी पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे भी आ सकता है। तो एग्जाम में अक्सर ये घुमा फिरा के खूब पूछा गया है। तो आज हम डीडीटी के बारे में ठीक से डिटेल से जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखो बच्चों, आप जो तैयारी कर रहे हो यूपी बोर्ड एग्जाम्स की, तो यूपी बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, ध्यान मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर आप इस पर केयर नहीं करोगे तो आप कभी अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। अच्छे नंबर अगर आपको लाना है तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि बस एग्जाम के पीरियड में मेहनत करके पढ़ लेंगे और उसके बाद आप अच्छे नंबर ले आओगे, कभी नहीं हो पाएगा, ये आपका सपना ही रह जाएगा। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है बोर्ड एग्जाम्स में तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली कुछ ना कुछ आपको तैयार करना ही पड़ेगा। और ये सोचो कि देखिए, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव के जो बच्चे होते हैं उनको दिन में फुर्सत नहीं है, अगर छुट्टी होगी तब भी फुर्सत नहीं है, और अगर विद्यालय जा रहे हैं तब भी उनको दिन में फुर्सत नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए उनको आपको अंधेरा होने के बाद, यानी रात में कम से कम, अगर इंटर में हो तो 5 घंटे आपको पढ़ने की आवश्यकता है, कम से कम 5 घंटे। क्यों 5 घंटे कह रहा हूं? क्योंकि आपके पेपर जो होने वाले हैं 5 पेपर होंगे साइंस के। भाई, एक फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, बायोलॉजी अगर लियो बायोलॉजी, मैथ लियो मैथ, और साथ में जो है हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश को मान लीजिए अगर आप आधा घंटा डेली पढ़ते हैं तब भी आप जो है 3 घंटा ये रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट मैथ लिया है तो मैथ वाले को तभी उनको एक्स्ट्रा समय चाहिए, 1 घंटे से ज्यादा समय चाहिए। तो हिंदी इंग्लिश का आधा घंटा वो मैथ में और लगा सकता है। कुल मिला के अगर आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अभी से जो है प्लानिंग बना लेना है और कम से कम 5 घंटे पढ़ना है। अगर आप 5 घंटे नहीं पढ़ोगे डेली तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा और एग्जाम में आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ले पाओगे। अगर बहुत अच्छे मार्क्स लेना है तो डेली कुछ ना कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, और क्राइटेरिया बना लीजिए, डेली आप जो है हर सब्जेक्ट को टच करने का प्रयास करिए, हर सब्जेक्ट को अभी से टच करने का प्रयास करिए। अब जैसे अगर आपको बहुत अच्छा नंबर लाना है तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बैंक ही पढ़ के अकेले अगर आप सोचो कि हम बहुत अच्छा मार्क्स ले आएंगे, तो हमें तो नहीं लगता कि आप बहुत अच्छा मार्क्स ले आओगे। क्योंकि जो विद्या क्वेश्चन बैंक में पीछे लिखा रहता है कि हाँ इतने % के मार्क्स इसने लाया है, इतने % के मार्क्स इसने लाया है, ये आपको केवल दिखाने के लिए है। रियलिटी कितना है इसके बारे में जब आप जांच करोगे तभी पता चलेगा। हमने स्वयं देखा है, बोर्ड एग्जाम्स का पेपर चल रहा था, किसी भी एक नहीं दो 3 क्वेश्चन बैंक को ट्रायल किए थे। क्लास 12th का था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर था, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर था। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पेपर हमने देखा है। दोनों पेपर में यही विद्या क्वेश्चन बैंक उस समय हमारे पास था, हमने पेपर से मिलान किया था। केवल विकल्प क्वेश्चन मुश्किल से 8, 10, 4, 6 नंबर के मिले थे, बाकी कोई क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं मिला था। सेम टू सेम क्या, कहीं से कोई नाता ही नहीं था। तो अब क्या करोगे, वो समय की बात है, वो समय बीत गया। तो कोई भी पेपर आप उठा लीजिए और उठा करके आप क्वेश्चन बैंक में ढूंढ लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं वो 75 से 80% भिड़ जाए, बहुत अच्छी बात है। और सुनिए, कोई जरूरी नहीं है कि जितना भी आपका
पेपर में आया होगा जो क्वेश्चन जिस तरीके से, वो आपके क्वेश्चन बैंक में सेम टू सेम मिल जाए। और एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी टीचर पढ़ाने वाला जो विद्यालय में पढ़ाता है, कॉपी चेक करने जाता है, क्वेश्चन बैंक के कंटेंट से सख्त नफरत करता है। लगभग मैं चेक करने वाले की बात कर रहा हूं, ये मत सोचिएगा हवा में। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मिस्टेकिंग वर्ड रहते हैं उसमें, और मिस्टेकिंग रहने का क्वेश्चन बैंक की मजबूरी है। सेम बुक का कंटेंट दे नहीं सकते हो, तो कुछ न कुछ अपना वो 19-20 करके रखते हैं, कुछ न कुछ इधर उधर करके थोड़ा बहुत रखते हैं। वो आपको समझाने के लिए रखते हैं, ना कि टॉप करवाने के लिए। वो टॉप नहीं करवा सकते। कोई भी क्वेश्चन बैंक जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है उन्हीं को दिखाता है, आपको आईना दिखाता है कि कैसे। तो इसका मतलब क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हम आपको बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन बैंक में सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, ये केवल एग्जाम नजदीक आने पर ही इसका उपयोग किया जाता है। जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े रहते हैं वो क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं और उन्हीं को जाकर के अपना लिख देते हैं, पास हो जाते हैं। जो भी नंबर आ जाएगा उतने में संतुष्ट रहते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा नंबर लाना है, बहुत बढ़िया अगर आपको मार्क्स लाना है, तो क्वेश्चन बैंक का सारा केवल आप क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी आप बुक से पढ़िए, अपना कंटेंट बुक से पढ़िए। बुक से पढ़ोगे तो उसमें लॉन्ग शॉर्ट जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं लगभग आपको हर लेसन का जो भी टॉपिक एग्जाम में बनता है, एग्जाम में पूछा गया है, सारे टॉपिक को कवर करते हुए आपको पढ़ाते हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री में मेरे नोट्स का अगर आप पूरा का ऐसे जिस तरीके से बोर्डिंग में करता हूं, अगर इसको आप एक साइड से आप तैयार कर लेते हैं, अच्छे से तैयार हो जाता है, तो आपको 99 क्या 100 में 100 आप लेके आने के चांसेस रखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ाया है, लगभग बच्चों ने ये कहा है कि लगभग 100% मेरा पढ़ाया हुआ फंसा हुआ है। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो है अभी से तैयारी कर लीजिए। डेली हर सब्जेक्ट को, अगर आप नहीं बैठ रहे हैं घर पे डेली, तो आधे घंटे से स्टार्ट करिए, घड़ी देख के पढ़िए थोड़ा आधा। और हर केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, हमेशा रफ करके जब भी पढ़ने बैठिए लिख के पढ़िए। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो हेडिंग डाल लो ऊपर, और उसमें मेन पॉइंट जो हो आप लिखिए एक पेज पर, लिख करके आप रिवीजन उसी को कर लीजिए, उतना देख लीजिए। जो आपको लगे लिखने लायक उसको नोट भी करते रहिए। तो हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कैसे आपको पढ़ना है, और मैं उम्मीद करता हूं आप हमारे बताए हुए बातों को आप फॉलो करेंगे। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप मैक्सिमम नंबर लाने के हकदार हैं। अभी तक हमने जितने लड़कों को पढ़ाया है वो अपने सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट मुझसे पढ़ा है, जैसे मैं केमिस्ट्री ज्यादातर ही पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री में जो है मैक्सिमम नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट की अपेक्षा सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में नंबर लेके आए हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप गलत जगह पे नहीं लगे हैं, सही जगह पे है। देखिए, जब तक आप नहीं मेहनत करोगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। लिखना आप ही को है एग्जाम में, रास्ता सभी टीचर बताते हैं, मैं भी आपको बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मेरा लगभग 10-12 साल का अनुभव है, 12-14 साल का। तो 12-14 साल के अनुभव में हमने जो देखा है वो हमने आपके साथ शेयर किया है, और अभी तक हमने सबको यही राय दिया है कि आप मेहनत करिए और पढ़िए। थोड़ा अभी पढ़िए, बहुत ज्यादा मत इसमें परेशान होइए, बस केवल पढ़िए। डेली आप पढ़ने का प्रयास करिए बस। उसके बाद तो हम लास्ट में आपको बताएंगे कैसे कॉपी लिखना है, कैसे क्या करना है, सारी बातें हम आपको बताते रहेंगे। बस आप तैयारी करिए। चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं, अपना टॉपिक देखते हैं। तो हमारा टॉपिक आज है डीडीटी। तो डीडीटी के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें डीडीटी की, तो डीडीटी इसको अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, यानी डीडीटी का पूरा नाम जो है, डी से है डाइक्लोरो और डी से है डाइफेनिल और टी से है ट्राइक्लोरोएथेन। इसे हिंदी में आप ऐसे लिखोगे डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये तो हो गई बात डीडीटी की, यानी डीडीटी का पूरा नाम क्या है। अब बात आती है कि जो डीडीटी है ये है क्या। देखिए, डीडीटी जो होता है एक कीटनाशी है। क्या है ये एक प्रकार का कीटनाशी है, और जिसे कीटों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कीटों को मारने के लिए खेतों में उपयोग किया जाता है। ये जो है सफेद रंग का होता है, यानी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, ये तीनों बातें हैं। ना तो इसमें कोई रंग होता है, मतलब सफेद होता है, गंधहीन, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, और स्वादहीन, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन,
क्रिस्टलीय ठोस होता है, सफेद रंग का होता है, जिसका उपयोग जो है कीट पतंगों को मारने के लिए खेतों में उपयोग किया जाता है। अब समस्या इस बात की है, ये जो कीटनाशी है इसका उपयोग अगर आप खेतों में करते हैं तो ये खेत में जो है जल में घुलनशील नहीं है। भाई ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको ठीक से पता है कि यह जल में नहीं घुलता है। भाई ये कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक विलायक में ही घुलेगा। तो खेतों में कहा तुम्हें कार्बनिक विलायक मिलेगा, बहुत ज्यादा यहाँ खेतों में आपको पानी ही मिल सकता है, तो ये जल में आ मिले हैं। और सुनिए, बरसात के मौसम में ये जो है पानी जो वाटर रहता है, ये वाटर क्या होता है, ये वाटर के साथ जो आपका कंपाउंड्स है डीडीटी है, ये बह जाता है और नदियों में चला जाता है, नदियों नालों से होते हुए नदियों में जाता है और नदियों में जाने के बाद मछलियां अगर इसका उपयोग करती हैं तो वो भी मर जाती हैं, और जो अन्य जीव होते हैं इसका उपयोग करते हैं तो मर जाते हैं। और दूसरी बात, सफेद रंग का ये आकर्षण होता है इसके अंदर, तो जो जैसे जो चील है यानी जो पक्षियां हैं ये भी इनके तरफ आकर्षित होते हैं और ये जो है जब इनको खा लेते हैं तो वो भी जो है मर जाते हैं। तो इसलिए डीडीटी का उपयोग जो है कुछ देशों में जो है बैन कर दिया गया है, यानी वहां पर इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो यह एक प्रकार का अगर देखा जाए तो डीडीटी का उपयोग कृषि में जो है केवल कीट पतंगों को मारने में किया जाता है, जबकि एक हानिकारक जो है वातावरण यानी प्रदूषण, वातावरण की दृष्टि से देखा जाए, जीवों की दृष्टि से देखा जाए तो ये हानिकारक होता है। अब ये डीडीटी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डीडीटी को बनाने की विधि बताओ, कैसे इसको बनाया जाता है और इसका उपयोग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीडीटी को बनाया कैसे जाता है। देखो भाई, डीडीटी बनाने के लिए जो है डीडीटी बनाना है हमें तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में। आपने क्लोरल का नाम सुना है, नहीं सुना है? सुनाए है भाई। क्लोरल हमने जो है जब आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि बता रहे थे तो वहां पर क्लोरल के बारे में अच्छे से चर्चा किया है। तो जो क्लोरल होता है, क्लोरल पर क्लोरोबेंजीन, किसकी, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जो है कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो ये आपस में संघनन करते हैं, कंडेंसन करते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, संघनित होते हैं और संघनित हो करके डीडीटी का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्लोरल का फार्मूला पता होना चाहिए। क्लोरल जो होता है CCl3CHO, ये आपका क्लोरल है और इस क्लोरल पर जो है हम क्लोरोबेंजीन के 2 पार्ट के लेंगे। कितने पार्ट के लोगे, क्लोरोबेंजीन के 2 पार्ट के लेंगे। देखो एक H हमने बाहर कर दिया, यहाँ पे हर कार्बन पर H होता है, H को हम बाहर कर दिए, ये क्लोरोबेंजीन हो गया और दूसरा क्लोरोबेंजीन हमारा ये हो जाएगा, इसका भी एक हाइड्रोजन बाहर कर दिए और इन क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोजन जो है लेकर के इस ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ जो है ये H2O बना लेगा। भाई 2 हाइड्रोजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन इसका हो जाएगा, H2O बनेगा। और कब, इन प्रेजेंस ऑफ कौन, H2SO4 की उपस्थिति में, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होगा। तो होगा क्या, ये H2O निकल रहा है तो ठीक है H2O निकाल दो। निकालने के बाद बचेगा क्या, यहाँ तो CCl3 बचा है, ये आपका क्लोरल है, क्या है, क्लोरल। अब क्लोरल का दूसरा नाम क्या है, ध्यान सुनिएगा, इसका दूसरा नाम है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। जब आप एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बना रहे थे तो उस समय हमने आपको क्लोरल सबसे पहले बनाए थे और क्लोरल के बाद फिर जो है क्लोरोफॉर्म बना था। तो मालूम हो गया ना क्लोरल का हम बताए हैं, तो ठीक है। तो ये आपका क्लोरल हो गया जिसे ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड बोला जाता है और ये आपका 2 मॉलिक्यूल्स किसका है, क्लोरोबेंजीन का है, क्लोरोबेंजीन। कुछ और मत समझिएगा, 2 अणु जो है ये क्लोरोबेंजीन के हैं, 2 अणु है, जाने रहेगा, हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो। अब ये बनेगा क्या, कुछ नहीं करना है, CCl3 हो जाएगा, CCl3 और CH हो जाएगा और एक बॉन्ड इसका जो है यहां लग जाएगा क्लोरोबेंजीन के पास, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, इसका एक बॉन्ड यहां लग जाएगा और दूसरा बॉन्ड जो है दूसरे क्लोरोबेंजीन पे लग जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं, नहीं समझ में आया? देखो यहाँ जो क्लोरल है CCl3 है ही है,
और C है, इस पर एक H है, डबल बॉन्ड O है। इतनी बात समझ में आई नहीं? और ये इधर लगा हुआ है, तो अब जब इसमें से आप एक ऑक्सीजन निकालोगे तो इसका 2 बॉन्ड खाली होगा, और जब 2 बॉन्ड खाली होगा तो एक यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से भी हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक बॉन्ड यहां से, एक बॉन्ड यहां से लग जाएगा। तो इसका नाम कैसे लिखोगे? देखो 2 क्लोरो लगा है तो डाई क्लोरो, और ये दोनों 2 बेंजीन रिंग है, फेनिल समूह है तो डाई फेनिल, और 3 क्लोरो यहां लगा है, ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन है तो इथेन। ये इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो मीथेन। और सुनिए, इसको सही से अगर लिखना चाहो तो एक ये है, एक ये है, दोनों पैरा पोजीशन पे हैं, तो इसको लिखा जाता है P, P डैश। क्या लिखा जाता है? डैश। अब ये क्या मामला है? देखो ये मामला ये है, इसको अगर समझना चाहो तो भाई ये अलग अलग क्लोरो लगा है। कहाँ लगा है क्लोरो? अलग अलग लगा है। तो ये अब जो कि पैरा पोजीशन पे लगा है तो एक पैरा इसको लिखा गया और दूसरा P डैश, यानी अलग है तो उसको P डैश माना गया। तब बताया गया डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। समझ में आई बात? इसका सही नाम ये होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कैसे लिखोगे इसको? लिखने के लिए आप बताएंगे, जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल या ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया जो है क्लोरोबेंजीन के साथ योगात्मक अभिक्रिया कराते हैं तो हमें DDT प्राप्त होता है। इसको आप लिख सकते हो DDT, यानी DDT बनता है। समझ में आ गई बात? DDT बनाने की विधि समझ में आ गया होगा। अब इनके हम उपयोग जान लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें DDT के उपयोग के, तो आप जानते हैं ये DDT का जो उपयोग है, इसका उपयोग जो है हम विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में जो है इसका उपयोग करते हैं, यानी बहुत सारे यौगिकों को बनाने में करते हैं। जैसे बेंजीन हो गया, फिनाल हो गया, एनिलीन हो गया, इस टाइप के यौगिक जो है इसके द्वारा जो है, किसके द्वारा? डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन के द्वारा किया जाता है। ठीक, और दूसरी बात, ये कीटनाशी के रूप में DDT, यानी DDT नाम से जो बिकता है, कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। और तीसरा, ये आप जाने रहिए, अगला उपयोग इसका ये है कि डाई एजोरंजको यानी डाई एजोरंजक, यानी जो कलर होते हैं इनके कलर के जो है निर्माण में, और फफूंदी नाशक यानी फफूंदी नाशकों के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और भी लिख सकते हो कि कीट पतंगों को मारने में जो है खेतों में जो है कीटनाशी के रूप में, प्रबल कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद समझ में आ गया होगा कि ये DDT क्या है। DDT के बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस मेन है रिएक्शन, रिएक्शन में कुछ नहीं है। या आप क्लोरल का फार्मूला याद रखिएगा, और क्लोरल में 2 क्लोरोबेंजीन लगा लीजिएगा, और इसके जो सामने वाली पोजीशन होगी वहां से हाइड्रोजन बाहर कर लेना, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ H2O बना के निकाल देना, और इन्हीं को आराम से जो है इससे जोड़ देना। बस आपका बन जाएगा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो इथेन। समझ में आ गई बात? चलिए, इस क्लास में बस इतना है, फिर अगले लेक्चर्स में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दिया करिए, और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा।